जय हिंद सभी को। और आज के वीडियो में हमारे बच्चों की फरमाइश थी कि निबंध कैसे लिखा जाता है, इस पर पापा बताइए। तो हमने सोचा कि निबंध का प्रारूप भी बता दें कि निबंध लिखा कैसे जाता है और क्या कंटेंट उसमें डालने चाहिए, किस तरह से हेडिंग बनाने चाहिए, किस तरह से शुरुआत करना चाहिए और कैसे समाप्त करना चाहिए। निबंध के इन सभी पहलुओं पर विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। इससे पहले बता दें अपने बच्चों का परिचय कि मेरे लड़की बड़ी है जिसका नाम नेहा है, जो इस समय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस KTR का है, चेन्नई से कर रही है। और मेरा दूसरा बच्चा जो आशुतोष है वो 12वीं कक्षा में डिवाइन पब्लिक स्कूल बिछिया गोरखपुर से पढ़ रहा है और उसकी इच्छा है कि वो फोर्स में जाए और इसके लिए वो NDA की तैयारी कर रहा है, लगा हुआ है। 12 के उसके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें वो हिंदी के पेपर में निबंध को लेकर बहुत परेशान था कि वो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम के छात्र रहा है और 12वीं में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के साथ उसने हिंदी भी लिया है। तो हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम में उसको निबंध आने वाला है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि निबंध कहाँ से प्रारंभ करें। तो हमने सोचा कि इसको हम एक वीडियो ही बना लेते हैं और निबंध का मैं प्रारूप बता देता हूँ। और मैंने जो टॉपिक चुना है वो अपने विभाग से रिलेटेड चुना है, पुलिस में अनुशासन, पुलिस विभाग में अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का इससे टॉपिक कवर हो जाएगा और वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो एक निबंध में लिखना चाहिए। फिर बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा आप इतने निबंध में पुरस्कार पाए हुए हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाए हैं, तो मैं उस साबुत को जो कुछ अब तक हमने लगभग 150 से ऊपर पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपनी सेवा काल के दौरान, उसमें से कुछ पुरस्कारों के प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ्स हमको उपलब्ध हो पाए हैं, जिसको मैंने बड़े ही सहजता से सहेज कर रखा है। और मैं आपको पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एक फोटोग्राफ को दिखा रहा हूँ कि मेरी जो एक छोटी सी उपलब्धि है वो किस तरह से शुरुआत हुई। तो वर्ष 2003 से हम प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2003 में मुझे उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर निबंध में प्रथम प्राइज मिला था और जिसको DGP सर श्री यशपाल सिंह साहब ने मुझे लखनऊ में पुरस्कृत किया था। उसका ये फोटोग्राफ मुझे उपलब्ध हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे। वर्ष 2006 में निबंध प्रतियोगिता में मैंने प्रदेश स्तर पर फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया था और उस समय जो विषय था मुझे याद आ रहा है, 2006 वाला विषय मुझे अभी ध्यान है। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस बल में सुधार हेतु एक दिशा निर्देश जारी किया गया था पूर्व DGP श्री प्रकाश सिंह की याचिका पर। तो यही टॉपिक हमको वहाँ पर प्रदेश स्तर पर जो कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष तत्कालीन DGP श्री बुआ सिंह साहब थे, तो वो कमेटी द्वारा ये टॉपिक दिया गया था। उस टॉपिक पर मैंने निबंध लिखा था और वो निबंध मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया था। तो उसका फोटोग्राफ, बहुत पुराना फोटोग्राफ मुझे उपलब्ध हो पाया है श्री बुआ सिंह साहब द्वारा पुरस्कार देते हुए, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्ष 2007 में पुनः मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था निबंध प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर। जब कोई भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी जनपद स्तर पर प्राइज पाता है, फिर मंडल स्तर पर प्राइज पाता है, उसके बाद वो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता पर सम्मिलित किया जाता है। वहाँ पर फिर लोगों को पुरस्कृत, पूरे प्रदेश के जितनी भी पुलिस विभाग की शाखाएं हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, PSC, GRP, अग्निशमन सेवा, वो सारे शाखाओं से लोग वहाँ जाते हैं और एक परीक्षा होती है। तो वर्ष 2007 की जो परीक्षा में मेरा टॉपिक आया था वो आया था पुलिस बल में अनुशासन, जिस पर मुझे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। तत्कालीन DGP साहब श्री प्रेमपाल सिंह सिद्धू साहब थे जिन्होंने मुझे पुरस्कृत किया था। उसका फोटोग्राफ भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे। अब आते हैं वर्ष 2011 में।
अब एग्जैक्ट 2011 था या 12 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस समय डीजीपी सर जावेद अहमद साहब थे, सर यस जावेद अहमद साहब। और वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे वहाँ प्राइज मिला था प्रदेश स्तर पर, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वाधान में कराया जाता है। तो डीजीपी सर द्वारा मुझे वहाँ लखनऊ में पुरस्कृत किया गया था, और नगद पुरस्कार के साथ साथ वहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। ये जितने भी पुरस्कार मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें प्रदेश स्तर पर 2500 रुपये का नगद पुरस्कार के साथ साथ जो है प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। उम्मीद है आप इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे। इसके बाद क्रमशः पुरस्कारों का सिलसिला जारी रहता है, और मेरी जनपद सिद्धार्थनगर के पोस्टिंग के दौरान जोन स्तर पर, यहाँ गोरखपुर जोन में परीक्षा हुई थी। जोन स्तर पर मुझे पुरस्कृत किया गया था वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लोग बुलाए गए थे, खासतौर से जो बोर्ड होता है, बोर्ड के मेंबर, और पुलिस के आईजी रैंक के, डीआईजी रैंक के कमेटी में सदस्य थे। तो मुझे गोरखपुर में पुरस्कृत किया गया था, उसकी ये तस्वीर है। नगद पुरस्कार के साथ साथ जो है प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। इसी तरह से गोरखपुर के एडीजी जोन श्री आर.के. शर्मा साहब ने मुझे गोरखपुर में जोन में पुरस्कृत किया था नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर। और ये फोटो भी हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट फोटो ये दिखाई दे। तमाम फोटोग्राफ्स हैं जनपद सिद्धार्थनगर के पोस्टिंग के दौरान श्री विजय ढूल साहब पुरस्कृत किए थे, जो वहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे। वो नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। वर्ष 2019 में यातायात माह में मैं उस समय थानाध्यक्ष के पद पर त्रिलोकपुर में तैनात था, और मेरी टीम ने यातायात माह में नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ यातायात नियमों के और पुलिस की जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई में बढ़िया स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप जो है जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था। ये वर्ष 2019 का है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मवीर सिंह सर द्वारा जो है मेरे थानाध्यक्ष रहने के दौरान थाने की कार्यकुशलता और थाने की साफ सफाई, रख रखाव इत्यादि मामलों में नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद हम आपको दिखाकर वाद विवाद प्रतियोगिता एक हुई थी जनपद स्तर पर, जिसके कमेटी के अध्यक्ष जज साहब थे श्री रामचंद्र यादव साहब। उनके द्वारा मुझे जनपद सिद्धार्थनगर में पुरस्कृत किया गया था नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर। तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास थे, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थानाध्यक्ष पद पर रहने के दौरान ही मेरे द्वारा अपराध और अपराधियों को नियंत्रण करके और अपने स्टाफ को, जो मेरा पुलिस टीम थी थाने की, और उनका अच्छा मैनेजमेंट करके और थाने का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण किया गया था। इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई थी, और फलस्वरूप मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मवीर साहब द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया था नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र। तो उसके कुछ प्रमाण हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आईजी रैंक सर गोरखपुर द्वारा, जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। ये प्रमाण पत्र फोटोग्राफ मेरे पास उपलब्ध थे, इसके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से तमाम प्रमाण पत्र है, जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया, उसका ये प्रमाण पत्र था, इसको मैंने सहेज कर रखा था, तो ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्ष 2018 में मानवाधिकार संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के तत्वाधान में कराया जाता है, जिस समय तत्कालीन एडीजी महोदय श्री दावा शेरपा साहब
जो गोरखपुर जोन के एडीजी सर थे, तत्कालीन एडीजी सर द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया था और उस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पे ये उसके प्रमाण पत्र हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्ष 2016 में वाद विवाद प्रतियोगिता पुलिस लाइन सिद्धार्थ नगर में आयोजित किया गया था, वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वाधान में ही किया गया था। तत्कालीन एसपी श्री राकेश शंकर साहब थे, उस समय वहाँ के पुलिस अधीक्षक। वहाँ पर मेरे द्वारा फर्स्ट प्राइज प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था, तो उनके द्वारा नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर मुझे सम्मानित किया गया था। उसका ये फोटोग्राफ प्रमाण पत्र है। फिर आते हैं वर्ष 2017 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश पुलिस वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका विषय था मानवाधिकार संरक्षण और पुलिस कार्यप्रणाली के मध्य सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इस विषय के पक्ष में मैंने अपनी बात रखी थी और प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे तत्कालीन डीजीपी महोदय श्री सुलखान सिंह और उस मेंबर थी उसकी श्री तनुजा श्रीवास्तव, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ये प्रमाण पत्र प्रेषित दिया गया था, मुझे पुरस्कृत किया गया था। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्ष 2016 में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश पुलिस वाद विवाद प्रतियोगिता में जिसमें डीजीपी सर श्री जावेद अहमद साहब थे। पहला तस्वीर जो हमने दिखाया, थर्ड तस्वीर जो हमने दिखाया था जिसमें जावेद अहमद साहब का द्वारा मुझे वाद विवाद में प्रतियोगिता में पुरस्कार देते हुए जो फोटोग्राफ था वो हमने भूल से 2011 बोल दिया था, वर्ष 2016 में था। और उसमें तनुजा मैम उसमें भी कमेटी की सदस्य थी, जावेद अहमद साहब डीजीपी थे जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वर्ष 2015 में जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्ति के दौरान जनपद स्तर पर वाद विवाद का प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसका विषय था मानवाधिकार संरक्षण पुलिस समाज दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है या मात्र पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपने बात रखने थे, जिसके पक्ष में मैंने अपनी बात रखी थी और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री अजय साहनी सर के द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया था। इसका प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध था, इसको मैंने लेमिनेशन करा लिया है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ अन्य फोटोग्राफ मेमोरियां, लगभग ऐसे 150 से ऊपर हमारे पास फोटोग्राफ प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। ये हमने अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस कारण से हमने फोटोग्राफ्स दिखाए हैं आपको, ताकि एक बच्चों में उत्साह जगे और अपने कर्तव्य के प्रति, उनका पढ़ाई का जो काम है उसके प्रति वो भी जागरूक हों कि कैसे जो है किसी भी विभाग में या पुलिस विभाग में जाने पर कैसे कदम कदम पर उनके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है और पुलिस विभाग ऐसे होनहार युवकों को अपने विभाग में लेने को आतुर है जिनके अंदर किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई कौशल है, कोई स्किल्स है और उस स्किल्स में भी वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि अपनी नौकरी पा गए तो नौकरी के ही काम करने हैं, तमाम क्षेत्र हैं, स्पोर्ट्स हैं पुलिस विभाग में, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, फॉरेंसिक प्रतियोगिताएं, तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर आप अपना कौशल दिखा सकते हैं। ये प्रमाण पत्र उसी की एक वानगी है और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस चीज़ से आश्वस्त हो गए होंगे कि आज जो विषय हमने सुना है निबंध का, तो निबंध कैसे लिखा जाता है, आपको इस बात की तसल्ली होगी कि ऐसा व्यक्ति आपको जो है निबंध के बारे में बता रहा है जिसने प्रदेश, जनपद स्तर, रेंज स्तर, जोन स्तर, बल्कि प्रदेश स्तर पर विगत 15 सालों में कई बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो निश्चित रूप से निबंध के कंटेंट आपको उच्च स्तरीय प्राप्त होंगे। आप पहले ये समझ लें निबंध लिखा कैसे जाता है और उसके क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं,
कैसे प्रारंभ करते हैं और फिर निबंध का समापन कैसे करते हैं, बीच की जो विषय वस्तु होती है उसमें किन किन तथ्यों को आप शामिल कर सकते हैं, कैसे वेल नोन कोटेशंस, किसी दोहे, मुहावरे, पंक्तियां को आप अपने निबंध में डालकर जगह जगह पर और उसको और प्रभावशाली बना देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का। जैसे हमारे बच्चे का वो था कि निबंध कैसे लिखा जाए, तो हमने एक निबंध का टॉपिक अनुशासन चुना और अनुशासन पर हमने अपने विभाग से रिलेटेड, ताकि आप इस पॉइंट को केवल समझें कि किसी भी निबंध के टॉपिक के लिए कैसे हम उसका एक प्रारूप, एक रूपरेखा खींचते हैं कि उस रूपरेखा के आधार पर हम जो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर जितने समय ड्यूरेशन आपको निबंध के लिए दिया गया है, आप उसमें एक नियत समय में अपनी सारी बातों को रख सकें। तो आइए देखते हैं। हमने आज विषय सुना था अनुशासन, और खासतौर से हमने लिया है पुलिस बल में अनुशासन। पुलिस बल में अनुशासन, ये आपको टॉपिक सोचिए, दिमाग में बैठाइए कि ये आपको टॉपिक मिल गया कि पुलिस बल में अनुशासन। अब इसको कैसे लिखना है, तो आपको पहला तो ये सोचना है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख रहा है, जांच रहा है, तो पहले लाइन कोई भी हेडिंग डालने से पहले एक लाइन ऐसा लिखिए वेल नोन कोटेशन के द्वारा, किसी दोहे के द्वारा, किसी मुहावरे के द्वारा, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए आपकी कॉपी पढ़ने के लिए। तो हमने यही दिखाने का प्रयास किया है कि पहला वेल नोन कोई कोटेशन डालेंगे, जैसे ही वो टॉपिक से ही रिलेटेड वेल नोन कोटेशन हो। हमने डाला है लाइफ ग्रोज ग्रेट ओनली व्हेन इट इज डिसिप्लिन्ड। लाइफ ग्रोज ग्रेट ओनली व्हेन इट इज डिसिप्लिन्ड, ये हमने एक इंग्लिश कोटेशन डाल दिया। अब एग्जामिनर को लगा कि हाँ, ये जो कोटेशन है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप चाहें तो हिंदी का कोई चौपाई, कोई दोहा याद है, जैसे दो अनुशासन से रिलेटेड दो हमने लिया है रामचरितमानस से, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। एक हमने लिया है बालकांड से और दूसरा लिया हमने लंका कांड से। बालकांड से जो है, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इन ब्रह्मांड उठाओ, ये बालकांड में एक चौपाई आती है। इसकी पंक्तियां आप अनुशासन से रिलेटेड है, इसको भी वेल नोन कोटेशन में डाल सकते हैं। इसे दूसरा हमने लंका कांड से जो लिया है, तब रघुपति अनुशासन पाई मातल चले चलन सिर नाई, लंका कांड से हमने चौपाई उठाया। ये दोनों चौपाइयां क्या है, ये अनुशासन से रिलेट कर रही हैं। आप इनको, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश नहीं पसंद करते हैं, तो लाइफ गोज ग्रेट व्हेन ओनली व्हेन इट इज डिसिप्लिन्ड, आप इनको डाल सकते हैं। अब आते हैं कि इसका एक रूपरेखा, ये आप वेल नोन कोटेशन जो आपको याद आ रहा है तत्समय में, उस समय में जिस समय आप लिख रहे हैं, तो आप पहले ही निबंध का हेडिंग डालिए, उसके नीचे वेल नोन कोटेशन, मुहावरा, उक्ति जो आपको याद आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दीजिए। लिखने के बाद आप अपने दिमाग में देखिए कि पहला हेडिंग तो आपको, जिसको प्रस्तावना आप बोलते हैं, हम उसको सामान्य पृष्ठभूमि बोलते हैं। सामान्य पृष्ठभूमि का एक हेडिंग तो आप डाल ही दीजिए, और सामान्य पृष्ठभूमि में निबंध से रिलेटेड जो बातें आपको लिखनी है, जो आपको आगे के पैरों में, आगे के पैराग्राफ में जो चीजें बतानी है, उसका सार आप उस सामान्य पृष्ठभूमि में, प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में 4-6 लाइन 10 लाइन में लिख दीजिए। अब सोचिए कि जो विषय आपको मिला हुआ है, उस विषय का लोगों को अर्थ बताइए, उसका प्रकार बताइए, उसका कारण बताइए, उसके उपाय बताइए, इन सब से। लेकिन वो विषय से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप बनाइए दिमाग में कि उस विषय से रिलेटेड कितने प्रश्न आपके दिमाग में तत्काल में बन रहे हैं, उसका एक खाका बना लीजिए, मन में बना लीजिए, या आप कॉपी में रफ साइड करके, जहाँ रफ करते हैं आप वहाँ पर पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब उन एक एक पॉइंटों पर आप निबंध को आगे बढ़ाते जाइए। जैसे हमने इसका एक ड्राफ्टिंग तैयार किया, एक मन में प्रारूप बना लिया कि इन प्रारूप को हम इस निबंध के इस प्रारूप पर लिखेंगे। हमने इसको हेडिंग में 8 हेडिंगों में विभाजित किया। पहला हमने बनाया कि ये तो बिना हेडिंग का रहेगा, वेल नोन कोटेशन। दूसरा हमने बनाया सामान्य पृष्ठभूमि, जिसको आप इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा हेडिंग बनाया अनुशासन का तात्पर्य या अनुशासन का क्या अर्थ है। अगला हेडिंग हमने बनाया अनुशासन का प्रकार क्या होता है, अनुशासन का क्षेत्र क्या है, और पुलिस विभाग से रिलेटेड चूंकि है, यहां तक तो सभी लिख सकते हैं, चाहे आप पुलिस विभाग में हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक तो टॉपिक आपको सभी में लिख देना है। वेल नोन कोटेशन, सामान्य पृष्ठभूमि, अनुशासन का तात्पर्य, अर्थ, अनुशासन का प्रकार, अनुशासन का क्षेत्र,
ये तो कॉमन चीज आ जाएगी। अब जिस विभाग से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है, हमने इसमें डाला पुलिस विभाग से रिलेटेड, तो पुलिस विभाग में अनुशासन क्यों जरूरी है, पुलिस विभाग में अनुशासन, ये आप हेडिंग डालेंगे। पुलिस विभाग में अनुशासन का परिचायक, कैसे पता लगेगा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित फोर्स है, या कोई भी मिलिट्री या कोई भी डिपार्टमेंट एक वेल डिसिप्लिन्ड है, कैसे पता चलेगा, तो वो उसके क्या आचरण है उससे पता चलता है। पुलिस विभाग में अनुशासन का परिचायक, पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने वाले कारक, वो क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या तरीके हैं जो पुलिस विभाग में अनुशासन को कायम रखते हैं। ये सारे हेडिंगों को आप दिमाग में बैठा लीजिए या रफ पर लिख लीजिए, फिर एक एक टॉपिक पर 4-4 लाइन 6-6 लाइन 10-10 लाइन लिखते हुए आगे बढ़िए। जिस तरह का टाइम ड्यूरेशन दिया होगा उसी तरह से लाइन से बढ़ाइए। 1 घंटे का निबंध है तो एक टॉपिक पर 10 या 15 लाइन लिखिए, एक हेडिंग पर 10 या 15 लाइन। 2 घंटे का टाइम है तो एक टॉपिक पर एक हेडिंग पर आप जो है 20 या 25 लाइन लिख सकते हैं, लगभग 100-150 शब्द लिख सकते हैं एक एक हेडिंग पर। और एक अनुमान मान लीजिए कि 1 घंटे के समय में 1000 शब्द का निबंध लिखा जाता है। 1000 शब्दों का मतलब 4 पेज। 2 घंटे का निबंध मिलता है तो आप समझ लीजिए 2000 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, लगभग 8 पेज। और 3 घंटे का समय, जैसे यूपीपीसीएस या सिविल सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में 3 घंटे के पेपर होते हैं, तो 3 घंटा में आपको उस निबंध पर 3000 शब्द लिखना है। अगर 3 निबंध दे दिया तो 1-1000 के 3 निबंध लिखेंगे 3 घंटे में, ये उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अब प्रारंभ करते हैं। सामान्य पृष्ठभूमि में हमको जो आगे लिखना है वो हमने बता दिया। अब आता है हेडिंग अगला, अनुशासन का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। तो पहला आप इसको बताइए, लिख के बताते रहना है कि अनुशासन का तात्पर्य बनाए गए नियमों के अनुरूप कार्य करना ही अनुशासन है। फिर ध्यान दें, अनुशासन का तात्पर्य बनाए गए नियमों के, जो भी नियम आपकी संस्था, आपके जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के बनाए गए नियमों के अनुरूप ही कार्य करना अनुशासन कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है अर्थ। अनुशासन का क्या अर्थ है, तो अनुशासन का अर्थ एक व्यवस्थित आचरण है। अनुशासन का अर्थ एक व्यवस्थित आचरण है। अब आता है प्रश्न अनुशासन का प्रकार। तो अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथमतः आत्मनियंत्रण परक, जो आप सेल्फ अपने अंदर इनबिल्ट कर लेते हैं कि हमको ऐसे ही रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे घूमना है, ऐसे लोगों से बात करना है, अपने जीवन शैली को ऐसे रखना है। वह स्वतः स्व प्रेरणा से आत्मपरक जो अनुशासन होता है उसको कहते हैं आत्मपरक, आत्मनियंत्रण परक। दूसरा होता है जो भयवश अनुशासन होता है, जैसे गार्जियन अपने बच्चों को डराता है, धमकाता है, ऐसे अनुशासन में रहो। स्कूल अपने बच्चों को डरा के, धमका के या प्यार से किसी भी माध्यम से उसको एक अनुशासन में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा उस समय तक प्रौढ़ नहीं हो पाया रहता, वयस्क नहीं हो पाया रहता, उससे अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती है। तो उसको इंडिकेट करके स्कूल या परिवार या समाज या कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को अनुशासन में लाता है। तो 2 प्रकार के अनुशासन हो गए। तीसरा आता है हेडिंग अनुशासन का क्षेत्र। तो अनुशासन का क्षेत्र व्यापक है। अनुशासन आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है, अनुशासन आपकी नौकरी में है, अनुशासन आपके व्यवसाय में है, अनुशासन आप जिस समाज में रह रहे हैं, सबका अनुशासन अलग अलग है। आपका व्यक्तिगत अनुशासन क्या है? व्यक्तिगत अनुशासन है कि व्यक्ति स्वयं आपको अपने को अनुशासित में रखता है कि हमको घर के अंदर ऐसे कपड़े पहनने, बाहर ऐसे कपड़े पहनने हैं, घर के लोगों के साथ ऐसे बात करना है, बाहर के लोगों के साथ ऐसे बात करना है। वो अपने के अनुशासन में जो डाल देता है, जो उसके इनबिल्ड होता रहता है बाय डिफॉल्ट, जिस कैरेक्टरिस्ट जिसको आप कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आ गया है गुण उसके अंदर, तो वह व्यक्तिगत अनुशासन के दायरे में आता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन हो गया। दूसरा नौकरी में, आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, जैसे पुलिस में कर रहे हैं, तो पुलिस के जो कायदे कानून नियम परिपाटी बनी हुई है उसके अनुसार आप उसमें रहेंगे, नहीं तो आपको अनुशासनहीन समझा जाएगा या आपको उस नौकरी के काबिल नहीं समझा जाएगा। तीसरा है व्यवसाय। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, दवा की दुकान है, आपकी सब्जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहां पर भी एक डिसिप्लिन है कि कैसे दवा की दुकान में आपको रहना है, कैसे अपने कपड़े की दुकान में रहना है, कैसे आपको सब्जी की दुकान में रहना है, अपने ग्राहक से कैसे बात करनी है, वहां भी एक अनुशासन है व्यवसाय में भी। फिर समाज में,
हम जिस समाज में रहते हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के समाज में रह रहे हैं, तो इंडिया के समाज में हमको कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे क्राइम से दूर रहना है, तो इंडिया के समाज के अनुसार हम अपने को अनुशासन में डालते हैं। दूसरे देश में चले गए, ब्रिटेन में, तो हम वहाँ के समाज के अनुसार, वहाँ का जो डिसिप्लिन है उसके अनुसार बिहेव करना पड़ेगा। हम नेपाल चले गए, वहाँ के अनुसार करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में या जिस समाज में, पार्टिकुलर क्षेत्र में आप जाते हैं, समाज जो आपको अलाउ करता है या जो आपके रहन सहन, चलने उठने बैठने बोलने, जिस चीज़ को सहन करता है या परंपरागत जो वहाँ चल रहा है रीति रिवाज, उसको पालन करना समाज का अनुशासन कहलाता है। अगला हेडिंग आते हैं, पुलिस विभाग में अनुशासन क्यों। पुलिस विभाग में अनुशासन क्यों जरूरी है? तो पुलिस विभाग में अनुशासन इसलिए जरूरी है कि जब तक पुलिस विभाग में अनुशासन नहीं होगा तब तक एक कमांड पर सैकड़ों लोग काम नहीं करेंगे। कोई सपोज करिए कहीं पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और आपके कमांडर ने या आपका थानाध्यक्ष या आपके क्षेत्राधिकारी या आपके पुलिस अधीक्षक ने सभी जवानों से आह्वान किया कि सभी लोग वर्दी पहन के ये इक्विपमेंट लेके जो उस स्थान के लिए जरूरी है 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे, और आप जो है अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अनुशासन नहीं मान रहे हैं, आप नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह से काम नहीं चल सकता। जैसे एक लोकोक्ति मुहावरा है कि बिना किए काम हो नहीं सकता और बिना अनुशासन के काम चल नहीं सकता। तो अनुशासन यहाँ पर जरूरी है। दूसरा है, अनुशासन में रहने से नेतृत्व भावना का विकास होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। जब आप किसी डिसिप्लिन फोर्स में नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस, कोई भी विभाग हो, आप एक डिसिप्लिन विभाग में जब नौकरी करते हैं तो आपके अंदर एक कमांड लीडरशिप होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए। आप किसी प्राइवेट जॉब में ही कर रहे हैं, आपको 100 लोगों को डील करना है, जब आपके अंदर लीडरशिप नहीं रहेगा, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रहेगी कि 100 लोगों को लेकर कैसे चलना है, किस व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशियल है, किस व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशियल है, हर व्यक्ति की अलग अलग कार्य करने की पोटेंशियल होती है, रुचि होती है, उस व्यक्ति से उसी तरह के कार्य लिए जाए जिससे कार्य में जो है मल्टीपुल बढ़ोतरी होगी। तो ये लीडरशिप का नेतृत्व की भावना बढ़ती है। लक्ष्य की प्राप्ति अनुशासन से ही होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। विषम परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब परिस्थितियां ओड हो, विषम परिस्थितियां हो, तो नहीं लोग बताते हैं कि आम जनता जो है जाड़े की रातों में सोती है, पुलिस रात भर गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है। जब हम सोते हैं तो मिलिट्री के लोग बॉर्डरों पर जो है तैनात रहते हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। तो वो 14,000 फीट तक की ऊंचाई पहाड़ों और बर्फीले एरियो में रहते हैं। तो क्या है, उनके अंदर इसी अनुशासन की वजह से एक विषम परिस्थितियों में रहने की क्षमता डेवलप होती है। तो इसलिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन में रहने से व्यक्ति जो है संगठन में रहने का एक अभ्यस्त हो जाता है, संगठन बनाने का, संगठन में रहने का, संगठन के नियम पालने करने का आदि हो जाता है। और उसका एक क्या करता है, उसका इस तरह का चरित्र डेवलपमेंट कर देता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट कर देता है, इनबिल्ड उसके बॉडी में हो जाती है कि हमको इस तरह से बिहेव करना है। तो वही अगला टॉपिक है, चरित्र निर्माण में काम आता है। अगला हेडिंग है, पुलिस विभाग में अनुशासन का परिचायक क्या है। कैसे आप मानेंगे कि सेना के लोग या पुलिस के लोग अनुशासन में रह रहे हैं? तो आप तभी मानेंगे जब वो कोई पुलिसकर्मी ऐसा दिखाई दे जिसका बॉडी एकदम फिट हो, दूसरा अच्छी वर्दी धारण किया हो, उसका जो आचरण है, उसका जो कंडक्ट है, वो जो बिहेव कर रहा है, जो बर्ताव कर रहा है, वो आपको बहुत अच्छे वेल डिवाइन दिखाई दे कि इसका आचरण देखते ही आपको लगे कि ये अपनी ड्यूटी पर परफेक्ट खड़ा है, अच्छी वर्दी धारण किया है, गुड फिटनेस का इसका जो है शरीर है, और लोगों से बात करने का तरीका भी इसका बहुत अच्छा है, और अपराधियों से अपराधियों जैसा बिहेव कर रहा है, सज्जन आदमी से आम आदमी जैसा बिहेव कर रहा है, तो उस पुलिस के अंदर आपको अनुशासन दिखाई देगा। अगला है समय की पाबंदी, यानी कि जो अनुशासन प्रिय लोग होते हैं वो समय का महत्व समझते हैं। यदि समय को हम नष्ट करेंगे तो समय हमको समय पर नष्ट कर देगा। तो अनुशासन हमको सिखाता है
कि व्यक्ति को एक एक मिनट समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय अभी गुजर जाएगा इसको लाख कोशिशों के बाद कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी महात्मा इसको वापस नहीं ला सकता है। तो समय को पकड़ना सीखना है कि समय को हम न भागने दें, क्योंकि जो ये समय भाग रहा है हमारी उम्र से भी भाग रहा है। तो इसको कितना यूटिलाइज इस समय को हम कर लेते हैं, ये अनुशासन में रह के ही संभव है। अगला हेडिंग है पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने वाले क्या क्या कारक है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस विभाग में इसी समाज से ही लड़के जो 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 22, 21 वर्ष के होते हैं वो परीक्षाओं को पास करके और पुलिस विभाग में चले जाते हैं। तो उनका अपना घर का माहौल होता है, जिस समाज से, अलग अलग समाजों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लड़के और लड़कियां भर्ती होकर पुलिस विभाग में आ रहे हैं। सबका खान पान शैली अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है, चलने का स्टाइल अलग है। सबका अलग अलग क्षेत्रों से आने की वजह से विभिन्नताएं हैं। अब वहां पर हमको पुलिस का एक रोल मॉडल दिखाना है कि ऐसे आप सब आम नागरिक न रह के एक पुलिस हो गए। तो जब पुलिस हो गए तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होना चाहिए, आपके चलने का अंदाज क्या होना चाहिए, आपके बात करने का अंदाज कैसे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कि क्या वो कौन से फैक्टर हैं जो पुलिस विभाग के अनुशासन को बनाए रखते हैं। तो पहला, जब भी कोई भी पुलिस विभाग में किसी रैंक पर जब भर्ती होकर जाता है तो उसका प्रारंभ होता है जीटीसी। जो जहां पर नियुक्ति होता है वहां पर प्रारंभिक 1 महीने का 15 दिन का एक सिंपल ट्रेनिंग मैनर सिखाया जाता है, खड़े होने का, सावधान का, विश्राम का, वर्दी पहनने का, टोपी पहनने का, चलने का, सलूट करने का, सिंपल वे में छोटा सा एक, जिसको आप टेलर कहते हैं, वहां पर एक टेलर, फिल्म के टेलर की तरह से 10-15 दिन का, 1 महीने का आपका जीटीसी करा दिया जाता है। उसके बाद गहन प्रशिक्षण के लिए, आधारभूत बेसिक प्रशिक्षण के लिए, आधारभूत प्रशिक्षण के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटरों में भेजा जाता है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस कॉलेज, एकेडमी, विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर जो यूपी में है वहाँ पर आपको भेजा जाता है। वहाँ पर जाने पर आपको 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है रैंक के हिसाब से, उसमें आपको प्रशिक्षित किया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान जिसकी जैसी भी चाल हो, सबकी चाल 3 चालों में विभक्त करा दी जाती है, उसी का प्रैक्टिस करा दिया जाता है। धीरे चाल, तेज चाल और दौड़ चाल। वहां पर 3 ही चाल बता दी जाती है कि धीरे चाल चलना होगा तो कैसे चलेंगे, तेज चलना होगा तो कैसे चलेंगे, और दौड़ के चलना होगा तो कैसे चलेंगे। चौथी वहां कोई चाल ही नहीं है। धीरे चाल, तेज चाल और दौड़ चाल चलने का सिखा दिया गया। फिर आता है पहनावा। पहनावा में वर्दी, जिसमें पुलिस विभाग में टर्नआउट कहा जाता है। टर्नआउट कैसा होना चाहिए, कैसे वर्दी पहनने के साथ साथ जूते आपको जो निर्धारित है, ब्लैक शू या रेड शू, कैसे जूते पहनेंगे, उसके अंदर मोजे पहनेंगे, जूते को कैसे बांधेंगे, पैंट कैसे पहनेंगे, बेल्ट कैसे पहनेंगे, शर्ट कैसे पहनेंगे, कितनी बटन ऊपर होगी, कितनी बटन बेल्ट के नीचे होगी, कैसे शोल्डर बंद होंगे, टोपी आप कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको टर्न आउट यानी कि पहनावा की सिखाई दे दी जाती है। तो आपको चाल सिखा दी गई, पहनावा सिखाई दी गई, आपको मेस में अनुशासन के साथ भोजन सिखा दिया गया कि मेस में बैठ के कैसे खाना खाते हैं, मेस का अनुशासन क्या होता है। तो रहना, चलना, खाना, पीना, ये सारे चीज एक अच्छे प्रशिक्षण से, अच्छा प्रशिक्षण देकर, अच्छे प्रशिक्षकों द्वारा आपको वेल ट्रेंड कर दिया जाता है। तो फैक्टर में क्या आ गया, पहला कि उस पुलिसकर्मी का प्रशिक्षण अच्छा हो। दूसरा है प्रशिक्षण के दौरान ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस चलाए जाते हैं, व्यक्तित्व विकास, कि हम अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे करें, अपना व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मस्तिष्क का विकास, आचरण का विकास, ये सब विकास मिला के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होता है। और स्वतः ही एक अनुशासन में रहने, एक संगठित बल में रहने के दौरान व्यक्ति का व्यक्तित्व डेवलपमेंट होता रहता है। अगला है दंड एवं पुरस्कार की पद्धति। पुलिस विभाग में या किसी भी अनुशासित बल में दंड और पुरस्कार दोनों रखे गए हैं। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे
तो आपको उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि आपका हौसला अफजा हो सके, बढ़ सके, आप उस काम को और आगे करने में, बेहतर करने के लिए उत्सुक रहें, उत्साहित रहें। और यदि आप कोई खराब काम करते हैं जो पुलिस विभाग की छवि को कहीं से धूमिल करती है, या आप जिस संस्था में, उस संस्था के छवि को धूमिल कर रही है, उस विभाग के छवि को धूमिल कर रही है, तो निश्चित रूप से आपको उसमें पनिश किया जाता है। और पनिश इस आधार पर किया जाता है कि किस तरह का आपका कार्य है, कैसे कृत्य करके आपने छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, कर्तव्य की लापरवाही है, आचरण की लापरवाही है, या बड़े कोई आपने ऑफेंस कर दिया, तो उस तरह के दंड अलग अलग श्रेणियों के निर्धारित है, किस पर कौन सा दंड दिया जाएगा। तो पुरस्कार और दंड भी इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जिससे अनुशासन कायम रहता है। अब इन टॉपिकों पर हमने मोटा मोटी 4 लाइन 6 लाइन हमने बता दिया। इसको और विस्तृत करके भी आप लिख सकते हैं, इसको संक्षेप करके भी लिख सकते हैं। लास्ट जो हेडिंग बचती है वो आती है समीक्षात्मक टिप्पणी। जो अंतिम लिखेंगे, जिसको आप उपसंहार स्कूलों में लिखा करते थे, कंक्लूजन लिखा करते थे, तो हमने हेडिंग दिया है समीक्षात्मक टिप्पणी। अब तक आपने जो भी, जिन टॉपिकों पर जो भी बात आपने रखी, उसकी एक समीक्षा करिए। समीक्षा में प्रयास करिए कि अगर 10 लाइन लिख रहे हैं तो उसमें 6 लाइन सकारात्मक समीक्षा हो और 4 लाइन नकारात्मक समीक्षा हो। दोनों को मिलाकर, सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षा को दोनों को मिलाकर हम कहते हैं समालोचना, या आप उसकी आलोचना। आलोचना हो गया आपका नकारात्मक टिप्पणी, समालोचना हो गया आपकी सकारात्मक टिप्पणी। तो आप उसकी एक कोशिश करिए कि अधिक से अधिक पार्ट जो है सकारात्मक टिप्पणी का रहे, तो उसकी आप समीक्षा कर लीजिए कि हमने ये चीज़ बताने का प्रयास किया है और ऐसे ऐसे इसको और सुधारा जा सकता है, और अपनी बात को फिर समाप्त कर सकते हैं। या कोई फिर वेल नोन कोटेशन या दोहा आपको याद आ रहा है, जो आपको इस लेखनी को जो आपने लिखा है उसको और सारगर्भित बनाता है, तो निश्चित रूप से 4 लाइन उसको नीचे भी लिखिए और अपनी बात को समाप्त करिए। तो ये रहा साथियों निबंध कैसे लिखा जाता है, और कोशिश करेंगे कि और भी जो निबंध है, जो जिस निबंधों को मैंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया प्रदेश स्तर पर, उन निबंधों को समय मिलता रहेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा, ताकि हमारे पुलिस के जवानों को पुलिस से रिलेटेड निबंधों पर कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और सभी साथियों को जय हिंद।